मैंने मेरे नोट्स में दिखाया, मतलब कि जो एक वीडियो मैंने बनाया कि 30 क्वेश्चंस फ्रॉम माय नोट्स कहाँ से आए, मतलब कि 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं 2021 में मेरे नोट्स से, ये जो पेड नोट्स है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज़ रिपीट हुआ है विथ सिंपल मॉडिफिकेशन, मतलब कि थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके उन्होंने पूछा है। बस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है। दैट मीन्स आई हैव सर्च द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन डिटेल। उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी समझ ली है, और क्या होता है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है रिपीट रिपीट, 2020 में भी आया था, 21 में भी आया, इस 14 में भी आया था। तो you can understand the importance of previous year questions analysis and notes made based on these analysis. So this is the thing, जो जो बच्चे ऑलरेडी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो जो बच्चे ये एनालिसिस वाले वीडियोस देख रहे हैं, दे आर अप्रिसिएटिंग अ लॉट। बट जो नहीं देखते हैं वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं। तो दैट इज़ द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी, इसका अब हमें आंसर देखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, तो वन इज रॉन्ग, क्यों? प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, मतलब कि इंडिविजुअल पे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ऐसा बोला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिविजुअल पे लिबर्टी ने, इंडिविजुअल के लिबर्टी पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक्चुअली वो इंडिविजुअल के फ्रीडम को बढ़ावा देता है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? मतलब कि सबको फ्रीडम दे दो। देखो राइट टू प्राइवेसी आया, डे बाय डे यूर राइट्स विल डेफिनेटली इंक्रीज, डिक्रीज नहीं होते जनरली, इसलिए वन इज रॉन्ग। तो उसके उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा है सेकंड स्टेटमेंट, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब कि 1 and 2 आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर स्टेटमेंट्स। तो आपको समझ लेना चाहिए कि या तो 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है, उतना तो पता है। लेकिन 1 पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि अरे यार, मतलब कि इंडिविजुअल के देयर शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, बिकॉज इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल, उसकी तो फ्रीडम बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ताकि स्टेट शुड नॉट बिकम मतलब कि ऐसा मतलब कि ऐसा हुकुमशाही ना हो जाए इन शॉर्ट। तो इसलिए उसके ऊपर, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्शन। एंड इसी को पकड़ के पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब कि देखो लिमिटेशन आया, राइट? रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेशन, इसलिए वो लिमिटेड गवर्नमेंट है। इस तरीके से काम करते हैं एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट? डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या दिए हैं गवर्नमेंट को, गवर्नर को? देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट बोला है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, एनालिसिस नहीं है ये, मतलब कि ये एनालिसिस या ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर को डिस्क्रिशन किस में दिया है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर इज रॉन्ग, बिकॉज गवर्नर को मिनिस्टर अपॉइंट करने की कोई लिबर्टी नहीं है। चीफ मिनिस्टर जिसको बोलेगा उसको गवर्नर को अपॉइंट करना पड़ेगा मिनिस्टर के पद पे, मतलब कि ही डोंट हैव द लिबर्टी टू चूज द मिनिस्टर्स, ही हैव टू डिसाइड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। हाँ, एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब हंग असेंबली है, मतलब कि जिस असेंबली में एग्जैक्ट मेजोरिटी नहीं है, उसका सीएम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिशनरी है, लेकिन वो इस ऑप्शंस में नहीं है। तो टू एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ गया बी, 1 and 3 ओनली, क्योंकि ए सी एंड डी तीनों में 2 है। तो मतलब कि सिंपल सा एक भी स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता है ना, तो भी आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? ओके, बाकी के स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं। मतलब कि देखो बाकी के स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लो, लेकिन ये वाला जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था ना, उसी से क्वेश्चन आंसर आ गया। तो 1 and 3 आर करेक्ट। एक बार पढ़ लेता हूँ, सेंडिंग द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। ऑब्वियसली ये काम तो मतलब कि गवर्नर ही करेंगे, सीएम तो नहीं भेजेंगे। मतलब सीएम तो नहीं बोलेगा कि प्रेसिडेंट रूल लगा लो, उसको तो सीएम के पद पे बैठना है, तो गवर्नर ही करेंगे। तो वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, सीएम उनको एडवाइस नहीं करेगा प्रेसिडेंट रूल लगाओ करके, राइट? तो वो उसको पावर दी है गवर्नर को उनको, तो इसलिए वो डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। तो 1 इज करेक्ट। एंड 3 क्या है? रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट को रिपोर्टिंग वाला जो भी पॉइंट होगा ना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने वाला जो भी पॉइंट होगा ना, वो दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, क्योंकि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मतलब कि सिलेक्टेड बंदा होता है। तो अंडरस्टैंड द थिंग। तो इस तरीके से, तो चौथा स्टेटमेंट सिंपल है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नर नहीं करते, मतलब कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, राइट?
तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1 and 3 ओनली, बी ऑप्शन। 61 क्वेश्चन नंबर, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज हुआ तो आपको क्या होगा, तो इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। देखो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो लोग लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कम है तो लोन लेंगे, नए 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 बिजनेसेस खोलेंगे, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, राइट। इसलिए सी ऑप्शन। देखो ए ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इन द कंजम्पशन। देखो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है, अगर तो हम कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं कि अरे यार इंटरेस्ट रेट कम है तो ले लो पैसा, खरीदो कपड़े, खरीदो कुछ चीज़ें, तो कंजम्पशन तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा, राइट। इसलिए ए इज रॉन्ग। बी कैसे है, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखो इंटरेस्ट रेट का और टैक्स कलेक्शन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है। मतलब कि टैक्स कलेक्शन कहाँ से आया इसमें, इंटरेस्ट रेट तो इन्वेस्टमेंट से या पैसा खर्च करने से रिलेटेड है, उतना तो हमें समझ लेना चाहिए, राइट। क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हम किसी से पैसे लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे, तो कम इंटरेस्ट रेट है तो ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो हम कम लेते हैं, तो टैक्स का कोई नहीं, खर्चा करने का, इन्वेस्टमेंट करने का ही कुछ कनेक्शन है। एंड डी, इंक्रीज इन द टोटल सेविंग, अगेन कंजम्पशन और कंजम्पशन होगा, सेविंग से कुछ, मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो लोग सेविंग नहीं करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो एक चीज़ कम या ज़्यादा होने से बाकी सारे स्टेटमेंट्स आप अच्छे से समझ के पढ़ लिए और अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना, तो यू विल गेट द आंसर। एंड ऐसी चीज़ें वैसे भी हम इकोनॉमी के पढ़ाई के टाइम पढ़ते ही है, डीप में हमें पता ही होता है, लेकिन अगर आपको पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो यू कैन अप्लाई दैट थिंग इन योर ओन लाइफ कि हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। तो रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखते हैं, डायरेक्ट सेकंड वाला, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो ऑल वर्ड भी आया है और ऊपर से इट इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज प्रेसिडेंट, जानबूझ के प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर डाल के यूपीएससी उल्ट मतलब कि चेंज कर देती है उस स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग, एंड इट बिकम्स रॉन्ग। एंड पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है, पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है, द प्रेसिडेंट शाल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर अलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, राइट। मतलब कि ये काम प्रेसिडेंट करते हैं, वो रूल्स बनाते हैं कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ एनालिसिस तो वर्क नहीं करता है, दीज आर सिंपल स्टेटमेंट जो आपको मेरे पॉलिटी के नोट्स में भी मिलेंगे, जो फ्री में मैंने दिए हैं, फ्री वाले इसमें, और लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ने को बोले हैं उनको भी, उनमें भी आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सेकंड क्या है, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। हाँ, यहाँ पे ओनली जानबूझ के डाला यूपीएससी ने, देखो ऐसी जगह पे ओनली डालता है यूपीएससी, और हम कभी कभी डायरेक्ट लगाते हैं लॉजिक की ओनली है तो 100% रॉन्ग है। तो इतना पता होना चाहिए, ये वाला मतलब कि जहाँ पे आपको 100% पता होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस होता है, उसका रीज़न वगैरह, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट्स है कि ये फैक्ट्स है, इसमें ओनली लगाने दो या कुछ भी लगाने दो, आपको उसको सही मानना ही पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द आंसर। मतलब कि जो चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, ये पता है, तब ओनली लगाए तो ओनली लगाए, उसकी वजह से आप रॉन्ग नहीं करना है आपको, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है सी बोथ 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 64, विथ रेफरेंस टू नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीम ट्री के बारे में बताया है। देखो पहला वाला स्टेटमेंट है, नीम ऑयल कैन बी यूज्ड, यहाँ पे कैन बी यूज्ड वर्ड बोला है, मतलब कि जस्ट पॉसिबिलिटी, एंड में दिया है सम स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स, वो पेस्टिसाइड कंट्रोल, राइट। तो कैन बी यूज्ड बोला है, मतलब कि मस्ट बी यूज या आर यूज, मतलब कि हो रहा है या होने वाला है, हो सकता है, कैन बी वर्ड यूज हुआ है, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो थोड़ी सटीकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं है, नीम सीड्स आर यूज्ड मतलब कि आपको क्वेश्चन मार्क करना है कि आर यूज, मतलब ये तो डायरेक्ट फैक्ट बन गया और ये रॉन्ग होगा। कैन बी यूज्ड ऐसा लिखा होता तो सही होता था, लेकिन यहाँ पे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, आगे कुछ भी डालने दो, लेकिन उन्होंने आर यूज्ड बोला है ना, उसकी वजह से उसको रॉन्ग पकड़ना है आपको, राइट।
इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ए एंड डी एलिमिनेट हो गया। और ए सी वन वन को तो हमने ऑलरेडी करेक्ट माना है, तो थ्री तो बी एंड सी दोनों में है, राइट। थ्री क्या है, नीम ऑयल हैज एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस बोला है इन जनरल, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि इट इज यूज्ड इन द बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। सेकंड वाला स्टेटमेंट ज्यादा स्पेसिफिक बनाया उसने, राइट, उन्होंने ज्यादा स्पेसिफिक बनाया। लेकिन 1 और 3 देखो, वन में देखो एंड में क्या है, सम स्पेसीज, ऐसे नहीं कि ऑल स्पेसीज। मतलब कि आप समझ सकते हो एनालिसिस की ब्यूटी। एनालिसिस जो वीडियोस में बनाता हूँ वो सम स्पेसीज वहां पे लिखा है, ऑल स्पेसीज लिखा नहीं है। मतलब कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं बनाए हैं 1 और 3। उनमें क्या बोला है, थर्ड में बोला है जस्ट एप्लीकेशंस, नॉट की बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, एग्जैक्टली ओनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस क्या किसके लिए यूज होगा वो डिटेल्ड नहीं दिया, तो इसलिए वो 3 इज करेक्ट। एंड 1 इज कैन बी यूज, पॉसिबिलिटी भी दी है, एंड सम स्पेसिस भी बोला है। तो बहुत मतलब कि सिंपल स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश है, और सेकंड वाला डायरेक्ट फैक्ट बताया, इसलिए सेकंड इज रॉन्ग। उस तरीके से सी 1 और 3 ओनली इज आंसर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे सिंसियरली देख रहे हैं ना ये वीडियोस, मतलब कि जो एनालिसिस वाले 2011 से मैं करा रहा हूँ, और एक्चुअली बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद बच्चों को काम नहीं आ रहा है। लेकिन जितने जितने देख रहे हैं ना बच्चे, वो बहुत सिंसियरली देख रहे हैं, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे ये चीज़ तो करनी है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर ऑन माई चैनल। और मैं रिग्रेट बार बार इसलिए करता हूँ कि यही वीडियोस मेरे बहुत कम बच्चे देखते हैं। और देखो मतलब कि बाकी वीडियोस में बस ऐसे ही बोरिंग टाइप मैंने देखे एनालिसिस, बोरिंग टाइप के भी नंबर ऑफ व्यूज बहुत रहते हैं। तो वो एक मतलब कि रिग्रेट है कि यार जो सही चीज़ है वो बच्चों तक या तो पहुंचती नहीं है, या बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो दैट इज़ ओनली द रिग्रेट। तो ये कैसे पहुंचा है, इसलिए मैंने मेरे नोट्स का मतलब कि पेमेंट भी रख के देखा कि हाँ पेड करता हूँ नोट्स, तो उसकी वजह से थोड़े और बच्चे मतलब कि बढ़ गए सिंसियरली देखने वाले। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हाँ ये पेड है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदे वाली चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा। तो मेरी अपील है जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वाला सेशन, तो उनको अपील है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज एनालिसिस वाले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देनी है बस आपको। तो फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। मतलब कि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, मतलब कि फल तैयार होते हैं, राइट। मतलब कि पेड़ में एनर्जी से होते हैं, फल तैयार होते हैं या कुछ ना कुछ तैयार होता है, मतलब कि स्टोर हो रही है एनर्जी। स्टोर्ड वर्ड आया है। तो ए में देखो स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गया, तो क्या फायदा है उसका, राइट। सेकंड वाले स्टेटमेंट में बी में स्टोर की है एनर्जी, फोटोसिंथेसिस पता है वनस्पति करती है तो वो स्टोर करेगी। सी क्या है, फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज नहीं होगा, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं पेड़, तो सी भी रॉन्ग हो गया। ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट, वो भी रॉन्ग हो गया। तो देखो सी एंड डी सेम स्टेटमेंट्स है, इसलिए एक्चुअली उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर फेंकता है। तो सी एंड डी तो सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सी अलग लैंग्वेज में लिखे, तो दोनों या तो करेक्ट होंगे या दोनों या तो रॉन्ग होंगे। कि ये तो लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि सी एंड डी आप पढ़ोगे अच्छे से, तो सी एंड डी बोथ आर सेम सेम दिस थिंग, सेम स्टेटमेंट। तो दोनों गलत तो होंगे, दोनों रॉन्ग तो होंगे, तो ये एक ही आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो दिए नहीं है। तो आपको सी एंड डी को रॉन्ग ही पकड़ना है, क्योंकि हमें एक ही करेक्ट करना है, राइट। तो सी एंड डी उस लॉजिक से एलिमिनेट हो गए। और ए एंड बी में देखो मैंने स्टोर वाला लॉजिक आपको दिया है, पोटेंशियल एनर्जी तैयार हो रहा है और स्टोर हो रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। कैन बी वर्ड क्वेश्चन में ही आया है, ये एक्चुअली साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन हो गया, कैन बी लिखा है, तो इसके ऑल स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट 1, 2 एंड 3। एंड वो देखते हैं कैसे, इरिस स्कैनिंग हमें पता है, जब हम इसमें जाते हैं आधार बायोमेट्रिक में इरिस का स्कैनिंग होता है, रेटिनल स्कैनिंग भी करते हैं, रेटिना का इरिस का, मतलब ये दोनों आंखों से रिलेटेड है। 1 और 2 एक साथ है, वो वाला स्टेटमेंट ओनली डी है। वॉइस रिकॉग्निशन का हमें पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है वॉइस रिकॉग्निशन सबका, हमारा दुनिया में सबका वॉइस भी अलग अलग है, उसका एक अलग
अलग फ्रीक्वेंसी है, एवरीबडी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, पॉइंट ना पॉइंट का फर्क है, एग्जैक्ट मिमिक्री करो कुछ भी करो, एग्जैक्ट वॉइस कोई किसी का नहीं निकाल सकता, इसलिए 3 इज आल्सो करेक्ट। तो लेकिन फिर भी 1 एंड 2 तो हमें पता है कि इरिस एंड रेटिना बोथ आर रिलेटेड टू आईज, तो इसलिए 1 एंड 2 जिसमें है वो वाला करेक्ट होना चाहिए, तो डी ओनली, मतलब कि डी ऑप्शन में ही 1 एंड 2 साथ में है, इसलिए 66 का आंसर है डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 66, 68 और बचे हैं 4-5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, राइट, सॉरी 66, हाँ 67, which of the following statement is are correct regarding vegetative propagation of plants। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, तो रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, इलिमिनेटिंग, यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज किया कि इलिमिनेट ही कर रहा है, ये ऐसे ही होता ना स्टेटमेंट की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वायरस, ऐसा वर्ड होता रिड्यूसिंग तो ठीक था, लेकिन ये इलिमिनेट कर रहा है, मतलब कि 100% वायरस फ्री बनेगा प्लांट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो रहा है, तो इसलिए 2 को हमने इलिमिनेट करना है, इसलिए बी एंड डी इलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा, ए एंड सी, दोनों में 1 इज ऑलरेडी देयर, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, वो वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि कैन बी वर्ड है और ऊपर से बोला कि मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब ऐसे नहीं बोला कि 100%, मोस्ट ऑफ द मतलब 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन फुल ऑफ द ईयर ऐसे बोला है क्या, मतलब कि मोस्ट वर्ड यूज किया है, इसका मीनिंग ये नहीं कि इंटायर ईयर, ऐसे नहीं यूज किया, राइट, तो इसलिए कैन बी वर्ड भी है और इंटायर वर्ड यूज नहीं किया, मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब कि मैक्सिमम कर सकते हैं पूरे साल, लेकिन पूरा साल नहीं, मतलब 365 आउट ऑफ 365 ऐसा लिखा है क्या, तो स्टेटमेंट कैसे हो गया, सिंपल वाला, थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द ईयर ऐसा वर्ड यूज किया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए सी 1 एंड 3 ओनली इज द आंसर, 67 का सी। तो जो बच्चे मतलब कि देख रहे हैं ना शुरू से, उनको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा एलिमिनेशन टेक्निक में, आई एम श्योर कि एलिमिनेशन कैसे, मतलब कि कैसे वर्क होता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे डेवलप होते हैं, धीरे 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 जब आप हम 2021 तक पहुंचेंगे ना, तो 2022 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आपको बहुत है केक वॉक लगेगा इन एग्जाम हॉल, राइट, तो दैट इज माई एक्चुअली मोटिव। 68 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, देखो करेक्टली मैच्ड कौन से है इसमें से, तो इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है, आपको कैसिनी हुईजन पता होना चाहिए, मैसेंजर होना चाहिए पता, वोयाजर 1 एंड 2 अल्सो पता होना चाहिए, तो इसमें देखो लॉजिक नहीं है कुछ भी, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, तो मेरे नोट्स में कैसिनी हुईजन आपको मिलेगा, मैसेंजर मिलेगा, वोयाजर 1 मिलेगा, वोयाजर 2 मिलेगा, और बहुत सारे इनसे रिलेटेड जो जो स्पेस क्राफ्ट है उनके बारे में भी मिलेगा, और हर साल एक ना एक इसी से पकड़ के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि यहाँ तो देखो हमें पता नहीं था शायद, ठीक है, लेकिन मेरे नोट्स पढ़ के आपको कुछ भी आया ना ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर ही पाओगे, क्योंकि ऐसे सारे स्पेस क्राफ्ट इन शॉर्ट मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, तो इसका आंसर है 2 एंड 3 ओनली, तो ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन नहीं है, बस फैक्ट्स कैसे डेवलप करने हैं और क्वेश्चन पेपर्स में जो आया है उसका कैसे यूज करना है उसके बारे में इसका फायदा करके लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन दिए है एंड वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक तो है नहीं, मतलब कि आपको पता ही होना चाहिए किन्नौर का किसके लिए फेमस है, मेवाट किसके लिए, कोरोमंडल किसके लिए है, इसलिए नन आंसर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, तो इसको अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो यू कैन स्किप सच क्वेश्चन, वो मतलब कि जो मैं बोलता हूँ ना 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो 10 क्वेश्चन जो मैं स्किप करता हूँ ना वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसके ऊपर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, एंड यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट नो एट ऑल, राइट, इसको भी कुछ लॉजिक निकलेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपने डीप में पढ़ी हुई होनी होगी और कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसका भी, लेकिन आई डोंट हैव एनी लॉजिक एट दिस मोमेंट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के क्या क्या एग्जांपल्स है, देखो आई एम द केमिस्ट, आई एम द मतलब कि केमिस्ट्री में मैं साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, लेकिन आपको भी मैं समझाता हूँ कि कैसे केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो सेकंड वाला देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट अगर आइस करना है, हम बर्फ भी खाते हैं कभी कभी और पानी भी पीते हैं, तो केमिकल चेंज हुआ क्या, अगर केमिकल चेंज होता तो हम पीते नहीं बर्फ, या एटलीस्ट बर्फ को खाते नहीं या पानी को पीते नहीं, राइट, मतलब कि
दोनों अगर सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती तो मतलब कि ये तो केमिकल चेंज नहीं है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब कि रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हम कभी कभी आइस भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि केमिकल चेंज अगर हो जाता तो मतलब कि केमिकल चेंज अगर हो जाता तो टेस्ट में चेंज आता। खाते तो है, ठीक ठीक है, केमिकल चेंज हुआ तो भी खाते हैं, नो वरीज, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मतलब कि टेस्ट में कोई फर्क है क्या? आइस भी सेम टेस्ट लगता है, पानी भी सेम टेस्ट लगता है, मतलब कि ये केमिकल चेंज नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी बस क्रिस्टल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी कोई टेस्ट में या प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए 1 इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन 1 and 2 रॉन्ग हो गया, इसलिए ए एंड सी तो एलिमिनेट हो गया। अभी साउरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि तीसरा है दूध का दही बनना। मतलब कि देखो, दूध कैसा होता है, मीठा होता है, दही कैसा होता है, खट्टा होता है, यहाँ पे टेस्ट में चेंज आ गया तो केमिकल चेंज है, इसलिए 3 ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको रियल लाइफ के भी कुछ कुछ चीज़ें याद लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिपिक्ट डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, एपिलेट क्या है, वृट क्या है, तो ये वाला लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, दिस यू मस्ट नो, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन 72, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स एंड फिनोमेना, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स। देखो, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव इज आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए क्या यूज करता है, तो पहले वाले स्टेटमेंट में देखो, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट क्यों यूज किया उसको, फ्रूट प्लांट्स ऐसा यूज किया। वाई देयर इज नो फ्लावरिंग प्लांट्स या ओनली प्लांट्स क्यों नहीं यूज किया, उन्होंने जानबूझ के फ्रूट प्लांट्स डाल दिया, और ये बहुत ही सटीक सा फैक्ट बना दिया कि ओनली फ्रूट प्लांट के लिए ही बडिंग एंड ग्राफ्टिंग काम आता है। हम मतलब कि फ्रूट प्लांट्स डाल के जानबूझ के रॉन्ग स्टेटमेंट कर दिया कि फ्रूट प्लांट का कुछ कनेक्शन ही नहीं है, इट शुड बी आइदर यूनिवर्सल टू ऑल द प्लांट्स, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स को भी होना चाहिए, सब चीज़ों के लिए होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने फ्रूट वर्ड डाल के इसको रॉन्ग कर दिया कि बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इज रिलेटेड टू ऑल द प्लांट्स, नॉट रिलेटेड टू ओनली फ्रूट प्लांट। और ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कि बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट, तो उसका मतलब कि जेनेटिक मतलब कि ट्रांसजेनिक क्रॉप से कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी, देखो यहाँ पे जीन्स का कुछ ना कुछ आएगा स्टरिलिटी में। और थर्ड में तो देखिए जीन साइलेंसिंग, उसमें भी जीन आ गया, मतलब कि ट्रांसजेनिक जीन है, और थर्ड स्टेटमेंट में भी जीन है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टरिलिटी, तो मेल फीमेल मतलब उसमें भी जीन है, लेकिन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग पहले वाले में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसमें जेनेटिक्स का जीन का कुछ जीन्स नहीं है, जीन नहीं है, वो डायरेक्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसलिए 1 इज रॉन्ग, इसलिए इसका आंसर हो गया बी 23 ओनली। तो आई होप यू पीपल आर ऑन ट्रैक, मोटिवेटेड रहो, आप मोटिवेटेड होंगे ऐसा मुझे गारंटी है। और बीच बीच में अगर कुछ भी आपको डिप्रेशन टाइप फील होता है तो एनी टाइम यू कैन से हाई ऑन टेलीग्राम टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू मोटिवेट टू, मतलब कि लो टाइम्स आते हैं सबके, लो टाइम्स में कैसे हैंडल करना है वो मैं बेटर गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार हैंडल कर चुका हूँ, मतलब कि कर रहा हूँ डेली लाइफ में भी। तो यू मस्ट नॉट गेट डिप्रेस्ड, ऑलवेज लो 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 फील में मत जाओ, आपको थोड़ा भी लगे ना तो यू कैन डेफिनेटली कम टू मी, बिकॉज कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं मेरे को टेलीग्राम पे हाय हेलो करके, और उनको मैं थोड़ा तो मोटिवेट कर पा रहा हूँ। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब कि अभी एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा मतलब कि जीएस का स्कोर बढ़िया आ रहा है, लेकिन सीसैट की वजह से जा रहा है, तो उनका जीएस स्कोर ऑलमोस्ट 115 है, समझ सकते हो आप। तो सी इज ऑलरेडी देयर, 2 साल से वो जीएस कर रही है, जीएस क्वालिफाई हो रही है, तो सी इज ऑलरेडी देयर, मेंस देने के लिए ऑलरेडी वो एलिजिबल है, बस उनका सीसैट नहीं निकल रहा है। तो सीसैट कैसे करना है, थोड़ा सा मैं उनको कॉन्फिडेंस दिला पाया, थोड़ा सा उनको गाइड कर पाया कि हाँ इस तरीके से करो, ये चीज़ें करो, यू आर ऑलरेडी देयर। तो इस तरीके से आई एम ऑलवेज देयर टू द पीपल हु आर फीलिंग डिप्रेस, फीलिंग लो, सो डोंट वरी, कीप डूइंग, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, मैं जितना बोल रहा हूँ स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करो, यू विल डेफिनेटली बी देयर इन द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, बाय।